गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आर यू रेडी फॉर जर्नी? तो चाणक्य सिविल सर्विसेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ये पहला वीडियो पढ़ने जा रहा है। तो अभी ज्योग्राफी, क्योंकि इसमें विश्व ज्योग्राफी समाप्त हो चुका है, वर्ल्ड ज्योग्राफी, अभी जो स्टार्ट करने वाले हैं आज से वो इंडियन ज्योग्राफी शुरुआत होने वाली है। और ये अभी ये जो बैच चल रहा है, ये बैच है एसएससी और वनडे एग्ज़ाम्स का, ठीक है। हालांकि यूपीएससी के भी क्लासेस चलते हैं, लेकिन यूपीएससी क्लासेस बाद में अपलोड करना चालू करेंगे, ठीक है। चलिए, इंडियन ज्योग्राफी, चलो शुरुआत करते हैं कि ज्योग्राफी का क्या मतलब। ज्योग्राफी का क्या मतलब? पृथ्वी का आकार कैसा है? पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोड आकार है। जियोड का मतलब जैसे कि पृथ्वी कहीं पता चले समुद्र आ गया, कहीं उठी हुई है, कहीं समुद्र है, इस टाइप से, मतलब उच्चावच टाइप का है पृथ्वी पर, ऐसा उच्चावच टाइप का है। कहीं पृथ्वी उठी हुई है, कहीं धसी हुई है, जहाँ पे धसी हुई है वहाँ पानी भर गया, वो बन गया महासागर। समझ रहे हो बात? हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों का मतलब भूगोलवेत्ताओं ने क्या किया कि इनको मिलाते हुए एक बीच का रास्ता निकाला और इनको मिलाते हुए एक गोल रेखा खींची ताकि ये दिखने में गोल लगे, ठीक। तो इस टाइप से जो मिलाने वाली रेखा हैं, जो तो अब कैसी दिखने लगी? गोल दिखने लगी। वास्तव में पृथ्वी कहीं पे धसी हुई है और कहीं पे उठी हुई है। जो धसे हुए भाग हैं उनको कहा जाता है महासागर, और जो उठे हुए भाग हैं उनको कहा जाता है महाद्वीप, ठीक है। अब ये जो हमने काल्पनिक डॉटेड लाइन खींची है चारों तरफ, इस काल्पनिक डॉटेड लाइन जो खींची है, इसको ही हम लोग कहते हैं जियोड आकार। क्या बोलते हैं? जियोड आकार। ठीक है। तो जब हम इस जियोड पृथ्वी जो है, जो पृथ्वी है, जो पृथ्वी के अंदर का अध्ययन हम लोग करते हैं, पृथ्वी के आंतरिक भागों का जब हम लोग अध्ययन करते हैं तो उसे कहा जाता है जियोलॉजी। परंतु जब हम पृथ्वी के बाहरी पृष्ठभूमि का हम लोग अध्ययन करते हैं, बाहरी भाग का अध्ययन करते हैं, पृथ्वी के ऊपर के भाग का अध्ययन करते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं जियोग्राफी। ग्राफ, ग्राफ का मतलब क्या? बाहरी क्षेत्र। ग्राफ तो बाहरी होगा ना, अंदर, तो इसे हम लोग कहते हैं जियोग्राफी। आर यू क्लियर? तो ये तो बात हो गई कि जियोलॉजी और जियोग्राफी में क्या अंतर है। तो अभी हम क्या पढ़ेंगे? जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, ठीक है। ये क्या हो गया? श्रीलंका। श्रीलंका के यही जो ऊपरी क्षेत्र, इसे जाफना कहते हैं, जिसको लेकर के वहाँ पर कई वर्षों तक द्वंद्व भी चलता रहा तमिल। चलिए, तो ये हो गया भारत का नक्शा। लग रहा है? लग रहा है। अच्छा, आज लग रहा होगा, जब पहले भी लगता है, ठीक है। अब हमको इस भारत के बारे में पढ़ना है। तो भारत को भौगोलिक रूप से अपनी सुविधा के लिए इसको 4 भागों में बांट करके हम लोग अध्ययन करते हैं, ठीक है। देखो कहीं तार, देख लो इस तार में कहीं जो है पैर फंस के
लड़खड़ा ना पड़े। चलो आओ। अपनी सुविधा के लिए हम इसको 4 भागों में बांटते हैं। हालांकि कुछ भूगोलवेत्ताओं ने इसको 6 भागों में भी बांटा हुआ है, किसी ने कितने भागों में बांटा हुआ है, लेकिन हम सुविधा की दृष्टि से इसको 4 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। और बाकी अगर बांटने पे आ जाओ तो इसे 15-20 भागों में बांटा जा सकता है, ठीक है, लेकिन हम सुविधा की दृष्टि से इसे 4 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। तो हमारा जो भारत है इसके उत्तर में, इधर देखो, ये वाला भाग ये कहलाएगा नॉर्थ, इसके ऊपर का भाग क्या कहलाएगा? नॉर्थ कहलाएगा। और इसके नीचे का भाग ये वाला भाग है, ये साउथ कहलाएगा। हाँ, क्या डोनाल्ड ट्रंप का फ़ोन है क्या? हाँ, कौन लोग? हम मिल के आते हैं, मिल के आना आपके, ठीक है, बैठो उधर। ऑनलाइन चल रही क्लास, सीरियस रहो थोड़ा, ठीक है। चलिए, ठीक है। तो इसके उधर में पूरब हो गया, इसके इधर में पश्चिम हो गया, ऊपर में उत्तर हो गया, नीचे में दक्षिण हो गया, ठीक है। अब देखिए कि भारत कहाँ से कहाँ तक है। तो भारत उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में हिंद महासागर तक, और पूरब में पश्चिम बंगाल की खाड़ी से लेकर के पश्चिम में अरब सागर तक। तो इसके बीच में जो बसा हुआ भाग है, जो क्षेत्र है, उसको हम कहते हैं भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है। अब आइए, तो ये है हमारा हिमालय, जो कि 4 भागों में बटा हुआ है। जो इसके ऊपर का भाग है ये वाला, ये इसको बोला जाता है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, इसका ये वाला जो भाग है इसे बोलते हैं वृहद हिमालय। वृहद मतलब बड़ा। और इसका ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं लघु हिमालय या मध्य हिमालय। मध्य या लघु। और ये नीचे वाला जो पार्ट है सबसे, इसको बोलते हैं हम लोग शिवालिक। ठीक है। ये अगर देखा जाए हिमालय तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक विस्तृत है, और यहाँ से इसमें फिर मोड़ पड़ने चालू हो जाते हैं। ये यहाँ का जो भाग है इसे बोलते हैं नंगा पर्वत। इधर यहाँ तक जो है ये भाग फैला हुआ है, इसे बोलते हैं नामचा वरबा। नामचा वरबा। यहाँ से जो हिमालय, अब सवाल ये उठता है कि अब आप लोग पूछ सकते हो सर आपने इनको पॉइंट क्यों किया? क्योंकि नंगा पर्वत से ये जो पर्वत श्रेणी वो नीचे मुड़ जाती है। यहाँ नामचा बरवा से नीचे मुड़ जाती है। नीचे मुड़ करके एक इसकी श्रेणी चली जाती है पाकिस्तान में, जिसे बोला जाता है सुलेमान की पहाड़ियाँ। सुलेमान की पहाड़ियाँ। और दूसरी चली जाती है अफ़गानिस्तान में, जिनको बोला जाता है हिंदुकुश की पहाड़ियाँ। ठीक है। और यही पर्वत नीचे मुड़ जाता है, मुड़ करके यहाँ पे म्यांमार के क्षेत्र में देखोगे एक पर्वत श्रेणी पड़ती है पश्चिमी भाग में, जिसे बोला जाता है अराकान योमा। तो जो अराकान योमा पर्वत श्रेणी है, पर्वत है, वो हिमालय का ही नीचे की ओर झुका हुआ रूप है। अब ये झुक करके कहाँ तक चला है? अंडमान निकोबार तक चला आया। यहाँ तक क्लियर हो? दूसरा हो गया इसका विशाल मैदान। ये भाग, ये मैदानी भाग है, प्लेन।
यहाँ पर कृषि वगैरह की जाती है, खेती वेती की जाती है, यहाँ पे लोग रहते हैं, निवास करते हैं, यहाँ पे अन्य अपनी आर्थिक गतिविधियाँ करते हैं, सामाजिक गतिविधियाँ करते हैं, राजनीतिक गतिविधियाँ करते हैं, सांस्कृतिक गतिविधियाँ करते हैं इस वाले क्षेत्र में। यहाँ पर आबादी बहुलता में होती है। इसके जब नीचे आएंगे, यानी कि जो मध्य प्रदेश में विंध्य हिमालय है, विंध्य हिमालय है, विंध्य हिमालय तुमको हमने जब विश्व इतिहास पढ़ा रहे थे, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे, तुमको हमने बताया था जो दक्कन का पठार है भारत में, वो पठार लावा से निर्मित है। बताया था नहीं बताया था? लावा से निर्मित है। तो इसमें ये वाला भाग, ये इस टाइप का भाग, ये जो है इससे बोला जाता है दक्कन का पठार। दक्कन का पठार। अब ये पठार पूरा का पूरा लावा से निर्मित है और लावा की चट्टानें जो होती हैं वो बहुत ठोस होती हैं, बहुत सॉलिड होती हैं। ठीक है, हाँ क्या वो समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब इसके जो तट का भाग है समुद्र से लगा हुआ, ये कौन सा समुद्र है? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल है ना ये। ये कौन सा? अरब सागर। ठीक है। नीचे कौन सा? हिंद महासागर। ठीक है। अब इसके जो किनारे किनारे भाग हैं ये इस टाइप से, ये भी तो तटीय मैदान हो गया ना, यानी कि बीच का उठा हुआ भाग, और यहीं पे पश्चिमी पर्वत श्रेणी जिन्हें कि सह्याद्री पर्वत श्रेणी बोला जाता है, नीलगिरी वगैरह जो है, नीलगिरी पहाड़ियाँ हैं, जैसे नीलगिरी पहाड़ियाँ किधर पाई जाएंगी? इधर भाग में पाई जाएंगी नीलगिरी पहाड़ी। ये उठा हुआ भाग है। ये भाग कैसा है? ये उठा हुआ भाग है और काफ़ी ऊंचाई तक उठा हुआ है और एकदम सीध में गया हुआ है नीचे। नीचे की यहाँ पर ज़्यादा उठा हुआ है और नीचे जैसी जाएंगी पर्वत श्रेणियाँ नीचे छोटी होती जाती लंबाई में। ठीक है। यहीं कार्डमम हिल्स है, यहीं पे तुम देखो कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, जिनको इलायची पहाड़ियाँ कहा जाता है, वो सब यहीं पे वो आगे बताएंगे, वो आगे बताएंगे। ठीक है, आगे बताएंगे, अभी इतना समझो। तो ये समुद्र से लगा हुआ भाग है जो कि दक्कन के पठार और इसकी सीमा के बीच का ये जो भाग है, ये वाला भाग, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है तटीय क्षेत्र। क्या बोला जाता है? तटीय क्षेत्र। तो ये तटीय भाग हो गया और ये होगा तुम्हारे द्वीप। तो इस प्रकार से भारत को 4 भागों में बांटा हुआ है। भारत का भौगोलिक विभाजन। ठीक है। तो इसमें भौगोलिक विभाजन पहला क्या किया? पहला किया हिमालय, और दूसरा क्या आया? मैदानी भाग, विशाल मैदान भाग। और तीसरा आ गया दक्कन का पठार। क्या आ गया? दक्कन का पठार। और चौथा आ गया तटीय क्षेत्र। ये वाला, ये तट है ना तट। तो तटीय क्षेत्र एवं द्वीप साथ में ले लेंगे। ये ऐसे समझो, ये जो भाग है जो लावा से निर्मित है, बहुत समय पहले, आज से करोड़ों वर्ष पहले, ये जो भाग है, ये वाला भाग, ये भाग ऐसे नहीं था। ये दक्षिण का भाग अलग था और ये ऊपर वाला भाग यूरेशियाई भाग था। ये जो भाग है नीचे का, ये कभी अफ्रीका का भाग हुआ करता था। अफ्रीका से टूट के ही ये यहाँ पर जो आज हिमालय में मिला, यहाँ पे दरअसल हिमालय भी नहीं था पहले। यहाँ पर एक सागर पाया जाता था पहले, जिसका नाम था टेथीज सागर। ठीक है।
अब ये टेथीज सागर से हिमालय कैसे बन गया, इसके लिए दो थ्योरियाँ काम करती हैं मेनली, हालांकि थ्योरियाँ बहुत हैं। दो थ्योरियाँ जो कि मोस्टली मान्य हैं, सर्वमान्य हैं। एक तो कोवर का भूसन्नति सिद्धांत और दूसरा हैरी हेस का प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक, अभी इतना लिखो फिर आगे चलते हैं। हाँ, कहाँ पे ये नंगा पर्वत, ये ऐसे ही नाम याद रखो जो है ऐसा। हाँ, क्योंकि इधर रहते भी हैं नंग लोग, ये पाकिस्तान नंग लोग हैं भी ना इधर, तो इसलिए वो नंगा पर्वत। हाँ, ये नामचा बरवा है, जो पर्वत श्रेणियाँ गई नामचा बरवा यहाँ से मुड़ना चालू होती हैं, तो नामचा बरवा से दक्षिण की ओर मुड़ना चालू होती हैं, ये नंगा पर्वत से नंगे देश में मुड़ती हैं पाकिस्तान में। बोर्ड यहाँ पे है, तुम वहाँ क्या देख रहे हो? अच्छा ठीक है, रिफ्लेक्शन हो रहा है क्या? जैसे वहाँ पे देखा नज़र रिफ्लेक्ट हो गया, चलिए ठीक। हाँ? हो गया, हो गया, चल रहा ना अभी, देखो चल रहा ना अभी, ठीक है चलेगा, ठीक है। हाँ, रेस्ट दिलाना चाहो रेस्ट दिला दो इसे थोड़ी देर का, देखो इधर, ठीक है। तो ये जो भाग है ये तटीय भाग है, क्योंकि ये बीच का उठा हुआ भाग है जिसे हम लोग कहते हैं दक्कन का पठार। पठार किसे कहेंगे? वह स्थलीय भाग जो समुद्र तल से 1000 मीटर से ऊपर की ऊंचाई पे हो, 1000 मीटर से ऊपर उठा हुआ भाग उसे हम कहेंगे पठार। और जो 1000 मीटर से नीचे का भाग है, यानी 1000 मीटर से जो नीचे स्थलीय आकृति रहेगी, उसे हम लोग कह देते हैं मैदान। ये तो बताया था ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ा रहे थे जब। अब कहोगे सर 1000 ही क्यों? तो ये भूगोल वेत्ताओं ने ऐसा मानक निकाला है, हो सकता है कल को जाकर के 2000 कर दें, या हो सकता है 2500 मीटर कर दें, वो उनका मानक है, ठीक है। तो अभी उन्होंने जो मानक इसका निकाला है वो ये निकाला है कि जो भाग समुद्र तल से 1000 मीटर की ऊंचाई से ऊपर के होंगे उनको हम कहेंगे पठार, और जो 1000 मीटर से नीचे के होंगे भाग उनको हम कहेंगे प्लेन, मैदान। आगे बढ़े, समझ में आ रहा? पूछ लेना ना सुन। आज जैसे शांत बैठे हो ऐसे पढ़े बैठो तो कितना अच्छा लगे। सिलेबस भी कितना, ये ज़्यादा ठीक है, अब इसी को लगा लिया नहीं, ये ज़्यादा ठीक है, इसी को लगा लिया करेंगे तो तुम लोग शांत हैं। हाँ हाँ, क्या हुआ? चलो आओ, चलो आगे बढ़े। आज जहाँ पर हिमालय है यहाँ पर कभी महासागर हुआ करता था, सागर हुआ करता था, और उस सागर का नाम था टेथीज सागर, जो कि कार्बोनिफेरस युग में आकर के, यानी कि जो कि कार्बोनिफेरस कल्प में आकर के दो भागों में बट गया था। पहले हमने तुमको बताया था, जरा समझो। ये लिख लिया? हमने बताया था कि धरती शुरुआत में एक दहता हुआ आग का गोला था, लेकिन वो आग का गोला धीरे 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 ठंडा होना प्रारंभ हुआ। जैसे ठंडा होता गया तो उसके ऊपर की जो परत थी उनमें दरारें पड़ने लगी। कैसे? जैसे कि आज ही तुम भगोने में दूध भर के रखो और उस दूध को गर्म कर दो, गर्म करने के बाद उसे छोड़ दो, और उसके ऊपर की परत जितनी ठंडी होती जाएगी, यानी कि जिसे हम कहेंगे मलाई, और ज़्यादा ठंडी होने के बाद उसमें क्या होगा? उसमें दरार पड़ जाती है,
ऐसे ही पृथ्वी के साथ भी हुआ। पृथ्वी जैसे जैसे ठंडी होती चली गई तो इसके ऊपरी भाग में प्लेटें बन गई और उन प्लेटों में दरार पड़ गई। दरार पड़ने के बाद फिर क्या हुआ, 7 बड़ी प्लेटों में टूट गया ये और लगभग 20 छोटी प्लेटों में टूट गया। 7 बड़ी प्लेटें कौन कौन सी थी? भारतीय प्लेट, यूरेशियाई प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिणी अमेरिका प्लेट और प्रशांत महासागरीय प्लेट और अंटार्कटिका प्लेट। और बाकी छोटी छोटी कुछ थी जैसे जुआन डी फूका, कोकोस, नाज़का, ऐसी लगभग 20 छोटी प्लेटों में ये टूट गया भाग। अब ये प्लेटें पूरी पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चक्कर लगाने लगी, यानी कुछ प्लेटें एक से दूसरी तरफ जाने लगी और कुछ प्लेटें दूसरी से पहली ओर आने लगी। जैसे समझो, जैसे कि ये पृथ्वी है, अब इस पे कल्पना करो कि इस पे प्लेटें बनी हुई हैं, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, यूरेशियाई, अंटार्कटिका। अब ये 2 प्लेटें मान लो, जैसे समझो इधर, अब मान लीजिए ये दक्षिण अमेरिका प्लेट, अफ्रीका प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही हैं। अब दूर जाएंगी, यहाँ तो दूर जा रही हैं लेकिन कहीं तो आकर के मिलेंगे भाई, गोल है धरती तो कहीं तो आकर के मिलेंगी ना। अगर मान लो यहाँ से दूर जाना चालू हुई तो कोई ऐसा स्थान भी होगा जहाँ मिलेंगी आकर के, मिलेंगी ना। एकदम कॉमन सेंस है, बस समझना है चीज़ों को। तो आइए हिमालय बारे में देखते हैं। आज जहाँ पर हिमालय है यहाँ पर कभी हुआ करता था टेथीज सागर, ठीक, इसे हम मिटा रहे हैं, ठीक है। ये जो भाग है दक्कन का पठार, और एक हो गया ऊपर यूरेशियाई भाग। कौन सा? यूरेशियाई। और ये दक्कन का पठार। अब यहाँ पर टेथीज सागर हुआ करता था। जैसे देखो इधर, ये यहाँ पे कौन सा सागर होता था? यहाँ पे पहले हिमालय नहीं था, यहाँ पे था टेथीज सागर, ठीक है। जरा समझो इधर, जैसे हमने तुम लोगों को बताया था कि पहले पृथ्वी आग का दहकता हुआ गोला था, फिर धीरे धीरे हमने बताया था ना एज ऑफ अर्थ। एज ऑफ अर्थ में तुमको हमने पढ़ाया था, प्री कैम्ब्रियन पढ़ाया था, कैम्ब्रियन पढ़ाया था, फिर कैम्ब्रियन पढ़ाया था, आर्डोविशियन पढ़ाया था, सिल्यूरियन पढ़ाया था। तो ये सब उसके बाद जो है ट्रियासिक है, जुरेसिक है, क्रेटेशियस है, पैलियोसीन है, इयोसीन है, ओलिगोसीन है, मायोसीन है, प्लायोसीन है, प्लिस्टोसीन है, होलोसीन, ये सब हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। अब इसको ज़रूरत नहीं पढ़ाने की, अब बस इसको रिवीजन करना है, तुम्हें समझा चुके थे। तो हमने बताया था कि कार्बोनिफेरस पहले क्या था? पहले पृथ्वी जो थी उस पर एक ही महाद्वीप हुआ करता था। महाद्वीप का मतलब होता है वो कठोर स्थल जहाँ पर मानव रह सके या जीव रह सके। तो पहले इसको कहा जाता था पेंजिया, और जो चारों तरफ महासागर था इसको कहा गया पैंथलासा। परंतु कार्बोनिफेरस काल में आकर के, कार्बोनिफेरस के काल में आकर के इस पेंजिया के अंदर दरार पड़ गई, ये 2 भागों में बट गया। कौन कौन से? तो ये 2 भागों में बंट गया। ऊपर वाले भाग का कहा गया अंगारा लैंड और दक्षिणी भाग को कहा गया गोंडवाना लैंड। अब ये जो पानी था पैंथलासा वाला, ये यहाँ पे भर गया। जो यहाँ पर पानी भर गया बीच में, इसी को कह दिया गया टेथीज सागर। जो हमारा ये वाला भाग है ये यहाँ पर बसा हुआ था, दक्कन वाला जो भाग है ये यहाँ पर बसा हुआ था, और बाकी जो ऊपर का तुम देखते हो ये यहाँ से आया हुआ था ऊपर का। ये जो नीचे का भाग है ये कभी अफ्रीका का भाग हुआ करता था। अफ्रीका में भी एक दरार पड़ रही है बहुत बड़ी, आगे बताएंगे।
दरार पड़ रही है, जो नील नदी है, नील नदी से होती हुई दरार पड़ रही है, आने वाले समय में इसके भी 2 फाड़ हो जाएंगे, इसके भी 2 भाग हो जाएंगे आगे आने वाले समय में। तो इसके लिए अब यहाँ पर हिमालय कैसे आ गया, तो उसके लिए 2 सिद्धांत जो कि मान्य हैं। एक तो कोवर का भूसन्नति सिद्धांत, कोवर का भूसन्नति सिद्धांत, और दूसरा हैरिस हैश की आती है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, यानी कि प्लेट विवर्तनिकी। प्लेट विवर्तनिकी, ठीक है। समझ गए। आइए पहले कोवर का भूसन्नति सिद्धांत देखते हैं क्या है ये। तो इन कोवर महोदय का कहना था कि पहले जो हिमालय है यहाँ पर टेथी सागर हुआ करता था, पूरा का पूरा टेथी सागर हुआ करता था, और नदियाँ यूरेशियाई क्षेत्र से नदियाँ आ करके इसमें गिरा करती थी। और ये जो नदियाँ आती थी ये अपने साथ में बहुत सारा अवसाद लेके आती थी, जैसे कूड़ा करकट मलबा, ऐसे लाखों लाख वर्ष तक लाती रही। कब तक? लाखों लाख वर्ष तक लाती रही, उसमें गिराती रही टेथी सागर में। और इधर से दक्कन के पठार से भी नदियां जाकर के इसमें अपना मलबा गिराती रही लाखों लाख वर्ष तक। जब मलबा इसमें गिरता रहा बराबर, गिरने के बाद कुछ समय ऐसा आया जो इसमें अवसाद भर गया टेथी सागर में। एक दिन की बात नहीं है, लाखों लाख। हाँ, नदियों से अवसाद आता था। अवसाद मतलब गंदगी, कूड़ा करकट मिट्टी धूल धक्कड़, ये सब आकर के कहाँ यहाँ जमा होते रहे। ठीक है, तो यहाँ पे जमा होने के कारण इनका ऐसा कहना है कि इसी में अब ये भाग क्या है, अब ये जो दक्कन के पठार वाला जो भाग है, आगे जो है हैरी हैश ने बताया है, पहले तो कोबर का समझ लो। तो यहाँ पे जो अवसाद जमा होता रहा, अवसाद जमा होने के बाद ये समुद्र कैसा हो गया, छिछला हो गया। अब ये क्योंकि दक्षिण का पठार या भारत का दक्षिणी भाग, क्योंकि ये अफ्रीका का भाग था, तो इसलिए ये भाग करके आया था अफ्रीका से इधर की ओर। और आज भी तुम देखोगे उत्तर पूर्व की ओर जा रहा है, धीरे धीरे वो पता नहीं चलेगा, वो प्रोसेस जो प्रक्रिया इतनी धीमे धीमे हो रही है वो पता नहीं चलती है। ये उत्तर की ओर जा रहा, अब ये दक्षिण की ओर आ रहा है। आकर के जब मिलेंगे, आपस में मिलेंगे, तो ये जो बीच मलबा है इसमें दबाव पड़ेगा नहीं पड़ेगा, दबाव पड़ेगा तो इसमें वलन भी चालू होगा। जैसे कि फोल्डिंग खटिया लो तुम, एक उसे एकदम सीधी कर दो, फोल्डिंग चारपाई, और उसको जब तुम फोल्ड करना चालू करोगे तो उसका कोई कोना बाहर निकलना चालू होगा नहीं निकलना, बीच का ना जो निकलना चालू होगा उसे पर्वत मान लो। ऐसे ही यहाँ पर भी हुआ कि ऊपर की प्लेट और भारतीय प्लेट आपस में आई, तो मलबा था ये बीच में दबने का फिर ऊपर उठना चालू कर दिया। तो जो भाग ऊपर उठा उसे कह दिया गया हिमालय। और ये एकदम युवा भी नहीं कहो, अभी तो बहुत नया है ये जो हिमालय पर्वत है, एकदम युवावस्था में है, घोर युवावस्था में है एकदम जो है। इसलिए तुम देखो यहाँ पे जब तक जो है हिमस्खलन भी हो जाता है, जब तक और भी प्राकृतिक घटनाएं होती रहती हैं यहाँ पर। लेकिन क्या, जैसे कि साथ में खूब अवसाद भी लाता है, जैसे कि हिमालय से जो नदियाँ आती हैं अपने साथ खूब अवसाद लाती हैं, गंदगी लाती हैं। क्या दक्षिण भारत की नदियाँ इतनी गंदगी ला पाएंगे? क्यों? क्योंकि पुरानी हो गई हैं, ये सब पुरानी हो गई, ये इनकी चट्टानों को काट ही नहीं पाती हैं। जो जैसे दक्कन का पठार है, इसे अगर तुम खोदना चाहो तो जेसीबी भी खोद नहीं पाएगी, इतनी कठोर चट्टानें हो चुकी हैं यहाँ की। तो एक तो कोवर का सिद्धांत हो गया। अब हैरी हैश का क्या है? हैरी हैश का मानना था कि ये जो भारतीय प्लेट है ये अफ्रीका से टूट के आई हुई थी और ये उत्तर की ओर पलायन करने लगी, उत्तर पूरब की ओर।
और यूरेशियाई प्लेट दक्षिण की ओर आई, आ करके आपस में मिली तो कोई भाग नीचे गया, और चूंकि बीच में अवसाद तो भरा ही था, लेकिन जितने भी भूगोलवेत्ता हैं उनका सबका ये मानना है, ये कॉमन सबका विचार है कि यहाँ पे टेथी सागर तो था ही था। ये कॉमन विचार है सबका। तो ये उत्तर की ओर बढ़ा, ये दक्षिण की ओर बढ़ा, दोनों एक दूसरे के नीचे जब प्लेटें आएंगी, जब ये प्लेटें नीचे आएंगी तो यहाँ पर वलन पैदा होना प्रारंभ होगा इस टाइप से। तो ये वलन जब पैदा होगा तो ये क्या है, हिमालय का रूप ले लेगा। वलन पैदा होगा तो ये किसका रूप ले लेगा, तो हिमालय का या किसी पर्वतीय भाग का रूप ले लेगा। तो अभी हिमालय कहाँ से कहाँ तक है, पश्चिम से पूरब की ओर भरा हुआ, जो कि सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है। हालांकि और भी बड़ी बड़ी पर्वत श्रेणी हैं, जैसे कि देखोगे दक्षिण अमेरिका में देखोगे एंडीज पर्वत श्रेणी, उत्तरी अमेरिका में देखोगे रॉकी पर्वत श्रेणी, लेकिन उनकी अगर दिशा देखोगे तो उत्तर से दक्षिण की ओर हैं वो। लेकिन पूछा जाए पश्चिम से पूर्व की ओर सबसे लंबी श्रेणी तो हिमालय पर्वत है, लेकिन पूछा जाए सबसे लंबी पर्वत श्रेणी तो वो एंडीज पर्वत है, लगभग 7200 मीटर है। ठीक है, तो यूरेशियाई विश्व का सबसे बड़ा, यूरेशियाई कह रहे हैं, हिमालय जो है विश्व का सबसे बड़ा पर्वत है, और ये नवोदित पर्वत है, एकदम नया पर्वत है। ठीक, अभी तो इसे बहुत बढ़ना बाकी है, अभी तो ये और बड़ा होगा, लेकिन पर्वत जो हिमालय पर्वत की अपनी कुछ विशेषताएं हैं वो आगे बताएंगे। तो अभी हिमालय पर्वत समझ में आया कैसे निर्माण हुआ, समझ में आया, आगे बढ़े। अब आइए आते हैं हम लोग मैदानी भाग पे। कहाँ पे, मैदानी भाग पे आते हैं। आइए अब हम जानते हैं मैदानी भागों को। ठीक है, तो अभी हमने क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा पर्वतीय भाग, ट्रांस हिमालय पढ़ा, ग्रेट हिमालय पढ़ा, बृहद हिमालय पढ़ा, लघु हिमालय पढ़ा, और उसके बाद शिवालिक पहाड़ियाँ पढ़ी। तो इतनी चीज़ें पढ़ चुके थे। बाकी बीच का जो बचा हुआ भाग है इसको हम लोग बोलते हैं मैदानी भाग। क्या बोलते हैं इसको, मैदानी भाग बोलते हैं। अब ज़रा समझो, अब पर्वत है, क्योंकि नवोदित पर्वत है, ऊंचाई पे होने के कारण वहाँ पे बर्फ़ भी जमी हुई है। अच्छा, ऊंचाई पे जब हम जाएंगे तो वायुदाब बढ़ेगा या घटेगा, ऊंचाई पर जाएंगे वायुदाब बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा ना भाई। जब हम जाते हैं तभी तो घटता है, तो बाहरी प्रेशर कम लगने के कारण ही कोई पेन वोन लेके जाता है, नाक से खून निकलना है, पेन की स्याही बाहर निकल पड़ना है, ये क्यों होता है, क्योंकि अंदर का दबाव तो वही लग रहा है जो नीचे धरातल पे लग रहा था, और ऊंचाई पे भी अंदर से दबाव शरीर वही लगाता रहता है, लेकिन बाहर से दबाव लगना कम हो जाता है, तभी तो नाक से खून, कान से खून, ठीक है, सांस लेने में दिक्कत, उसके बाद पेन की स्याही लीक हो जाना, तभी होता है ना। तुमने देखा होगा मोस्टली पेन की स्याहियाँ लीक हो जाती, क्यों, क्योंकि पेन अंदर की जो अंदर की वायु है वो बाहर की ओर दबाव लगाती है, और बाहर का जो वायु है वो अंदर की ओर दाब लगाता है, इसलिए संतुलन बना रहता है और मानव जीवन चलता रहता है। लेकिन जब दाब बाहर का कम हो जाता है, अंदर से लगता रहता है, तो स्याही निकल पड़ती है। समझ, आइए अब ज़रा देखते हैं इस पे मैदानी भाग। जितनी भी आर्थिक गतिविधियां होती हैं, देखो ये रचित इधर देखो, जितनी भी आर्थिक गतिविधियां होती हैं वो मैदानी भाग में ही मोस्टली होती हैं। अब तुम बताओ, जनसंख्या यहाँ पर ज़्यादा रहेगी, यहाँ पर ज़्यादा रहेगी, यहाँ पर ज़्यादा रहेगी, मैदानी भाग में रहेगी ना ज़्यादा। आर्थिक गतिविधियाँ कहाँ ज़्यादा होंगी, मैदानी भाग में। चलिए आइए अब देखते हैं मैदानी भाग की विशेषताएं। यानी कि अब जो हिमालय है, यहाँ से कई नदियाँ निकल करके आती हैं, गंगा जैसी नदियाँ हैं, गंगा है, गंडक है,
तो ये क्या है, इस टाइप से नदियाँ निकल करके मैदान की ओर आती हैं और मैदानों को उर्वर बनाती हैं, यानी कि फर्टाइल बनाती हैं, यानी कि कृषि योग्य बनाती हैं। कैसे बनाती हैं आइए उस पर थोड़ा दृष्टिपात करते हैं, जानते हैं। अब जैसे कि हिमालय की नदियाँ निकल के आई, मान लो ये नदी निकल के आई, ठीक है, ऊपर से। अब जो ऊपर से नदी निकल के आ रही है, तो क्योंकि अभी एकदम किशोरावस्था और युवावस्था के बीच में है ये हिमालय, तो ये अपने साथ तुम देखोगे पत्थर के बड़े बड़े खंड जो है साथ में लेकर के आती है। क्या है, पत्थर के बड़े बड़े खंड लुढ़का करके लेके आती है और ला करके यहाँ पर जमा कर देती है। यहाँ पर क्या कर देती है, ये जमा कर देती है ला करके। तो जमा कर देने के कारण यहाँ पर जल ऐसा लगता है जैसे विलुप्त हो गया, क्योंकि जो यहाँ पे पत्थर पड़े हुए हैं, जो बजरी बन जाती, पत्थर मतलब पत्थर का छोटा रूप बजरी कहलाता है। अब यहाँ पे नदियाँ आ करके इन पत्थरों के बीच में चली जाती हैं, तो ऐसा लगता है नदी विलुप्त हो गई है। विलुप्त नहीं हुई है, हालांकि वो रहती है। जैसे कि अभी मान लो एक बोतल तुम पानी लो, अब यहाँ बाहर ज़मीन पे डाल दो जा करके, पता चलेगा वो नीचे चला जाएगा, सब नीचे चला जाएगा, पता नहीं चलेगा। लेकिन ऐसे भाग में जैसे कि यहाँ पे फर्श पे डाल दिया जाए तो पानी पता चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी को अंदर जाने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं है। समझ रहे हो मेरी बात को? अब यहाँ पे ऊंचे ऊंचे जो है पत्थर लग गए हैं। वो पत्थर लग कैसे गए? पर्वतों से लुढ़का कर लाए गए हैं नदियों के द्वारा। अब यहाँ पे लुढ़क गए, लुढ़क के यहाँ पे जमा हो गए। जमा होने के बाद जब नदियाँ आती हैं तो इन पत्थरों के बीच में, ऐसा नहीं कि नदी विलुप्त हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं, वो पत्थरों के बीच में चली जाती है। बड़े बड़े पत्थरों के बीच में छोटी छोटी नदियाँ दिखाई नहीं देती हैं, तो ऐसा लगता है इसे विलुप्त हो गई हैं। तो जहाँ पर नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं ऐसे स्थान को कहा जाता है भाबर प्रदेश। भाबर, भाबर प्रदेश। लिख लो। समझ में आ रहा है ना? पूछ लेना ना समझ में आए। भाबर, भाबर, बाबर से याद रखो, भाबर, बाबर से भाबर को याद रखा जा सकता। ठीक है। अब यहाँ पर पानी विलुप्त हो गया तो कहीं ना कहीं निकलेगा भी, निकलेगा ना। अब क्योंकि जो पत्थर पड़े हुए वो यहीं तक पड़े हुए, अब यहाँ से आगे पानी निकलेगा ना। तो जो पानी जो निकलेगा, अब तुम बताओ कि पानी निकलेगा ज़मीन पे, एकदम से पानी निकलेगा एकदम जोर लगाता हुआ, तो क्या ये भाग दलदली हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। दलदली हो जाएगा? नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना। तो इसलिए इस क्षेत्र को हम लोग कहेंगे तराई क्षेत्र। इस क्षेत्र क्या कहेंगे? तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र, तराई जहाँ पे भाग दलदली हो जाता है उसे कहते हैं तराई क्षेत्र। दलदल रहता है और दलदली भाग में तुम बहुत ज़्यादा फसलें नहीं उगा सकते हो। इसमें खरबूज है, खरबूजा है, तरबूजा है, ककड़ी है, ये सब चीज़ें उगा सकते हैं। हाँ, जिन फसलों को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है और दलदल की आवश्यकता होती है तो वो यहाँ पे उगाई जाती हैं कीचड़ वाले इलाकों में। खरबूज, तरबूज, ककड़ी, खीरा। हाँ, नदियों किनारे ना, तो वही तराई क्षेत्र है। अब तुम लोग हमको ये बताओ कि जो दलदली भाग है, जो तराई क्षेत्र है, क्या इसके पड़ोस में बसा हुआ मैदान, इसके पड़ोस में जो बसा हुआ मैदान है, क्या जैसे कि पर्वत से नदियां अपने साथ में कुछ मिनरल्स, कुछ पोषक तत्व भी लेके आती हैं, लाती हैं ना पोषक तत्व, जो कि पौधों के लिए बहुत लाभकारी होते हैं। ठीक है। अब ये तत्व लेके आएंगे तो इस तराई क्षेत्र के पड़ोस में जो बसे हुए भाग होंगे, क्या वहाँ तक पोषक तत्व रिश्के जाएंगे या नहीं जाएंगे? जाएंगे या नहीं जाएंगे?
जाएंगे ना। तो इस क्योंकि यहाँ पर उर्वरकता अच्छी मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरकता को कह सकते हो खाद बढ़िया मात्रा में मिलती रहती है तराई क्षेत्र के अड़ोस पड़ोस के मैदानी भागों को, क्षेत्रों को। खाद मिलने के कारण इसे हम लोग कह देते हैं खादर क्षेत्र। क्या कहते हैं? खादर क्षेत्र। खादर क्योंकि जो तराई क्षेत्र है, पानी जो आ रहा है इससे पड़ोस की जो जमीन है उसको बड़ी मात्रा में पोषक तत्व मिलते रहते हैं, यानी कि खाद मिलती रहती है, इसलिए इसको नाम दे दिया है खादर। खादर क्षेत्र। हाँ, नदी के दोनों तरफ खादर होगा ना, खादर एक तरफ थोड़ी ना होगा। जैसे नदी बह रही है उसके दोनों क्षेत्र में पोषक तत्व मिलेंगे ना, तो खादर तो दोनों, ऐसा थोड़ी इधर वाले। नदियाँ पक्षपात नहीं करती हैं, ये पक्षपाती इंसान ही है सिर्फ, सबसे खतरनाक भी। ठीक हो गया। अब जैसे जो खादर क्षेत्र है, अब इसके बाहर के जो क्षेत्र होगा, क्या यहाँ पर उतनी खाद मिलेगी, उतना पोषक तत्व मिलेगा? दूरी होती जाएगी तो पोषक तत्व की कमी भी होती जाएगी। तो यहाँ तक तो खादर मिलेगा, लेकिन इसके बाहर के जो क्षेत्र होगा जहाँ खाद पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही है, उर्वरकता पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रही है, न्यूट्रिशंस पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पा रहे हैं, उसे हम कहेंगे बांगर क्षेत्र। मिल रहे हैं लेकिन उतने नहीं जितने बांगर क्षेत्र को मिल रहे हैं। बांगर। क्लियर? हाँ, बांगर। हाँ? क्या चीज़? आगे बता। खादर मिलेगी ना ज़्यादा मात्रा में, क्योंकि खादर जो बिल्कुल बसा हुआ तराई क्षेत्र पे, और बांगर में कभी कभार पहुंच रही है न्यूट्रिशंस, कभी कभार पोषक तत्व तो पहुंच रहे हैं, रोज़ नहीं पहुंच पा रहे हैं। यहाँ लगभग जब तक मिल जाते हैं, जब नदी में बढ़िया पानी आ जाता है तब मिल जाते हैं इसे। समझ पा रहे हो? हाँ, आ रहा। अब देखिए इधर, अब जो नदियां हैं, ये नदियां अपने जल के साथ में पहाड़ों से काट काट के पोषक तत्व लाती हैं या नहीं लाती हैं? बता भी चुके हैं कई बार, अपने साथ में पोषक तत्व लाती हैं जल के साथ में। मतलब जो पोषक तत्व हैं वो जल में उड़ के आते हैं, जल के साथ में आते हैं पोषक तत्व। तो नदियाँ अपने जल के साथ में ही पोषक तत्व लाने का माध्यम क्या है? जैसे कल हमने बताया था, ऑक्सीजन को माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुँचाने का माध्यम क्या है? हीमोग्लोबिन। तो ऐसे ही, यानी कि जैसे कि रक्त बह रहा है, वेन में रक्त बह रहा है, उस रक्त में हीमोग्लोबिन है, वही तो लेके जाता है ऑक्सीजन को माइटोकॉन्ड्रिया तक, जिससे कि ग्लूकोज का निर्माण होता है। ऐसे ही यहाँ पे जो नदियाँ हैं, नदियों के माध्यम से जो पोषक तत्व आ रहे हैं, वो पोषक तत्व को ला कौन रहा है? जल ला रहा ना नदियों का। अब वो जल ला करके जो पोषक तत्व ला रहा है वो इनके ऊपर उड़ा देता है, ऐसे चादर उड़ा देगा इनके ऊपर। खादर क्षेत्र में, बांगर क्षेत्र में, तराई क्षेत्र में क्या है? पूरी चादर उड़ा देता है पोषक तत्वों की। तो जब पोषक तत्व की चादर उड़ाएगा तो ये खादर जो क्षेत्र है इसे ज़्यादा मात्रा में खाद मिलेगी। बांगर को कभी कभार मिल पाती है, ज़्यादा नहीं मिल पाती, कभी कभार मिल पाती। इस क्षेत्र को लगभग मिलती रहती है। अब यहाँ पे फिर बड़े बड़े पत्थर जमा कर दिए, फिर निकली, तराई क्षेत्र हुआ। अब अपने जल के साथ में ला करके यहाँ से निकली और जल के साथ में पोषक तत्व उसे ला करके यहाँ बिखेर दिया। पोषक तत्व क्या? इसको उड़ा दिया ला करके। जैसे तुम लेटे हुए हो और तुम्हारे ऊपर एक मिट्टी की चादर ऐसे उड़ा दी जाए तो हम क्या कहेंगे? तुम्हारे ऊपर मिट्टी की चादर उड़ा दी है। तो ऐसे ही ये जल आता है नदियों के माध्यम से और पोषक तत्वों को इस क्षेत्र के ऊपर उड़ा देता है, जिसके कार्य से कहा जाता है जलोढ़ मृदा। जलोढ़
यानी कि जल के साथ आई और यहाँ पर उड़ा दी गई, तो उसे हम लोग कहते हैं जलोढ़ मृदा। क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा। यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, वहाँ पे ज़्यादा घिचपिच हो गया। इंग्लिश में इसे कहते हैं एल्यूवियल सॉइल। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एल्यूवियल सॉइल। क्या चीज़? हाँ, वही हम तराई क्षेत्र ना, हमारा पूरा क्षेत्र। हिमालय, हिमालय के नीचे बड़े बड़े तुम देखोगे पत्थर के टुकड़े, उसके बाद तराई क्षेत्र, तराई के किनारे किनारे फिर हो गया तुम्हारा खादर क्षेत्र, जहाँ पोषक तत्व बढ़िया मात्रा में प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, तो ये जलोढ़ वाला समझ में आया? ठीक है, अब एक पॉइंट और समझिए। तो सब जो यहाँ पे जो जलोढ़ मृदा आएगी, जहाँ तक जलोढ़ मृदा फैलेगी, गुड मॉर्निंग, जहाँ तक जलोढ़ मृदा फैलेगी वहाँ तक उर्वरता पाई जाएगी नहीं पाई जाएगी? वहाँ तक फसल बढ़िया होगी या नहीं होगी? वहाँ पे गन्ना है, चावल है, जहाँ पे जल ज़्यादा होगा चावल होंगे या नहीं होंगे? होंगे। उत्पादन ज़्यादा होगा, उत्पादन बढ़ेगा, उत्पादकता बढ़ेगी चावल की। ये समझ में आ गया जलोढ़? क्या दक्षिण भारत में जलोढ़ मृदा पाई जाएगी? पाई जाएगी, पाई जाएगी। कैसे? जैसे कि समुद्र ने उफान मारा और ये तटीय क्षेत्रों में आ गया। समुद्र ने उफान मारा और ये तटीय क्षेत्रों में क्या है, इसका जल प्रवेश कर गया। अब क्या ये अपने जल के साथ में मृदा को उड़ा करके लाकर यहाँ जमा करेगा नहीं करेगा? पोषक तत्वों को जमा करेगा नहीं जमा करेगा? लेकिन ये पोषक तत्व कैसे हैं? ये फर्टाइल नहीं है, ये कृषि योग्य नहीं है, ये खारापन बहुत है इसकी जलोढ़ मृदा में। जो तटीय क्षेत्रों की जलोढ़ मृदा है इसमें खारापन बहुत है, क्लोराइड बहुत है यहाँ पे। अब इस क्लोराइड को हर प्रकार के पौधे बर्दाश्त नहीं कर सकते, उसमें अपना जीवन नहीं जी सकते क्लोराइड में, यानी कि खारापन बहुत ज़्यादा मात्रा में। तो खारेपन को केवल दो ही पौधे हैं जो विशेष तौर पर झेल पाते हैं, एक तो हो गया नारियल और दूसरा हो गया केला। इसीलिए तुमने देखा होगा दक्षिण भारत में नारियल के वृक्ष बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। क्यों? हाँ, क्योंकि उन्हें चाहिए खारापन, वरना वो चलेंगे ही नहीं। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे जो खेती भी होती, यहाँ अभी अब तुम नारियल पानी पियो जाके, तो यहाँ नारियल पानी तुमको मिल जाएगा 7-8 रुपये का, 2 रुपये का, 3 रुपये का। यही लखनऊ में पियो जाके तो नारियल पानी देंगे 50 रुपये, 60 रुपये का एक। 60 रुपये तो देते ही हैं कम से कम, चलो। और यहाँ बहुत सस्ते मिल जाता है नारियल पानी। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ? ठीक है, आज की क्लास यहीं पे रोकते हैं। कल फिर मिलेंगे नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ, नई ऊर्जा के साथ।